हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेश स्टडी ग्रुप। आज है 19 सितंबर 2023 यानी कि 19 सितंबर 2023। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स, जो कि हम एमसीक्यूज और फैक्ट्स के थ्रू करते हैं ताकि आपको अच्छे से करंट अफेयर्स याद हो जाए स्टैटिक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पीएम हेल्स द इंक्लूजन ऑफ विच साइट इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अच्छा चलिए, मैं आपको ना कुछ सेकंड का मौका देती हूँ कि आप इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर होगा, किसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यूनेस्को ने टैग दिया है, आप बताइए। आपके ऑप्शन है एनसेम्बल ऑफ होयसलास, ऑप्शन बी अजंता, ऑप्शन सी एलोरा या फिर ऑप्शन डी मीनाक्षी टेम्पल। चलिए जरा सोच के बताइए, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तो एक मतलब क्वेश्चन रीड करते ही आपको आंसर पता होगा। अगर नहीं किया होगा तो जरा आप सोचेंगे तो भी आंसर आप टिक लगा सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो पहला ही है, मींस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एंसेम्बल्स ऑफ होयसलास। ठीक है, इसको अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें इंक्लूड किया है, और उसकी वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी ने इसकी सराहना की है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही थी कि आप अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि जो अजंता और एलोरा टेम्पल्स है ना, ये ऑलरेडी इस लिस्ट में पहले से ही शामिल हैं, और इनको शामिल किया गया था इस लिस्ट में इन द ईयर 1983 में। ठीक है, और जो ये होयसलास है, इसको ये टेम्पल है, ये आप देख रहे होंगे, ये टेम्पल है, बहुत ही सुंदर है ये। ठीक है, और इसको बनाया किसने था? तो ये होयसला के जो किंग थे ना, उन्होंने ये बनवाया था। इतना सुंदर जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्चर सॉरी इंडिया का, उसको बनाया गया है। ठीक है, और ये बहुत ही प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए भी कि एक और हमारा जो एंशियंट टेम्पल है उसको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और किसने किया है? वो है यूनेस्को। तो आपको यूनेस्को के भी बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसको फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1945। In which year it was formed? It was formed in the year 1945 and it has its headquarter in Paris. कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? So its headquarter is located in Paris. और इसके कितने मेंबर्स हैं? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूनेस्को? सो 193 तो इसके मेंबर्स हैं, प्लस 11 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, ये आप जरूर याद रखना कि टोटल इसके 193 मेंबर्स हैं और 11 जो हैं इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये यूनेस्को है क्या? तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो काम करती है वर्ल्ड पीस के लिए। ठीक है, एजुकेशन के लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, इन सब चीजों के लिए ये काम करती है ताकि दुनिया भर में ये सारी चीजें प्रमोट की जा सके, वर्ल्ड पीस प्रमोट की जा सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हेरिटेज साइट्स को टैग करती है। इसका मतलब कि ये ग्लोबली जो सोशल और कल्चरल चीजें हैं, जो साइंटिफिक चीजें हैं, उनको प्रमोट कर सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च घर घर केसीसी अभियान, या फिर इसको हम ये भी बोलते हैं इन इंग्लिश इट इज नोन एज डोर टू डोर केसीसी कैंपेन। व्हाट इज दिस? सो घर घर केसी अभियान is also known as door to door KCC campaign. And which ministry is going to launch it? Answer me. Your option is given over here. Option 1 is, or option A is Ministry of Women and Child Development. Option B, Ministry of Defense. Option C, Ministry of Culture. या फिर ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर।
ये इमेज यहाँ पे आ गई। जब मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी तो इसको मैं एडिट कर दूंगी ताकि आपको ये मिनिस्ट्री का नाम पूरा दिखाई दे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलकर, देखिए इसमें दो मिनिस्ट्रीज हैं, यहाँ पे मैंने एक लिखी है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके ये इनिशिएटिव लॉन्च करेगी। ठीक है, और इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बेनिफिट्स हैं, मतलब आपको यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि केसीसी अभियान के बारे में बात हो रही है या फिर केसीसी कैंपेन के बारे में बात हो रही है। हियर यू कैन सी, तो जो केसीसी के बेनिफिट्स हैं वो इंडिया के हर फार्मर तक पहुंच सके, या फिर हम यूं कहें टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ केसीसी स्कीम टू एवरी फार्मर अक्रॉस इंडिया, दिस स्कीम इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, और इसके अलावा दो और इनिशिएटिव्स हैं जिनको लॉन्च किया जाएगा। एक है केआरपी इनिशिएटिव, जिसको कि हम यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ केआरपी इनिशिएटिव, जिसको कि हम किसान ऋण पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? किसान ऋण पोर्टल। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है मल्टीपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कोलैबोरेशन से। मतलब कि देखिए अलग अलग जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, आप XYZ जितना भी आप समझ सकते हैं, उनका एक कोलैबोरेशन हुआ है और उस कोलैबोरेशन ने इसको डेवलप किया है केआरपी को। ठीक है, ताकि केसीसी के अंडर क्रेडिट सर्विसेज को रिवॉल्यूशनलाइज किया जा सके। ठीक है, जो क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, उसको रिवॉल्यूशनाइज किया जा सके, उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके, उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, और तीसरी है विंड्स। इसको आप विंड से ही समझ गए होंगे कि कुछ ये वेदर रिलेटेड है, हवा है तो ये वेदर रिलेटेड ही कुछ होगा। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। क्या है? वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंटल इनोवेशन है जो एडवांस्ड वेदर डेटा बताएगा। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश के जो फार्मर्स हैं उनपे अगर वेदर चेंज हो जाता है, अनवांटेड वेदर हो जाता है, या फिर हम बोले कि अनवांटेड बारिश हो जाती है, तो उनके जो फसलें होती हैं वो कितना उनको लॉस हो जाता है। बहुत बार हमने फार्मर सुसाइड देखा है, हर साल इंडिया में होता रहता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी लाई गई है ताकि वेदर की एक्यूरेट और एडवांस्ड डेटा को ये प्रोवाइड कर सके, ताकि ऐसे लॉसेस को कम किया जा सके। वैसे तो टारगेट यही होगा कि ये लॉस हो ही ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक झटके में कोई चीज हो जाती है। सो इट विल टेक फ्यू टाइम, बट हाँ इट इज इन द रोड वे ऑफ दैट कि एलिमिनेट करने के लिए पहले धीरे धीरे शुरुआत की जाए ताकि ये लॉसेस कम हो और कम होते होते बंद हो जाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट will start which program for the welfare of its citizens? Option A, Namo 11-point program. Option B, Namo 12-point program. Option C, Namo 13-point program. या फिर ऑप्शन डी, none of the above. सोचिए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा, मैं आपको बताती हूं, पहले आप सोच लो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नमो 11-point प्रोग्राम। जिसने जिसने ये आंसर टिक किया होगा या फिर सोचा होगा उसका तो आंसर करेक्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम है इसको अभी लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। इसमें होगा क्या कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, इट विल बेनिफिट मीन्स it will benefit approximately 73 lakh women
from government schemes through Namo Women Empowerment Campaign. Namo Women एम्पावरमेंट कैंपेन के थ्रू 73 लाख विमेन को गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और नमो कामगार कल्याण के तहत, कौन सा कामगार कल्याण? नमो कामगार कल्याण के तहत 73,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सेफ्टी किट दी जाएगी, ठीक है। 73,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को सेफ्टी किट दी जाएगी एंड 73 विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट बनाए जाएंगे। नमो सेल्फ सफिशिएंट एंड सोलर एनर्जी कैंपेन से। कौन कौन से ये कैंपेन हैं जो महाराष्ट्र में अभी चलाए जा रहे हैं जिससे कि जो 73 विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे? तो वो है नमो सेल्फ सफिशिएंट एंड सोलर एनर्जी विलेज कैंपेन, ठीक है। तो ये सारी चीजों से महाराष्ट्र के जो सिटीजन्स हैं उनका काफी वेलफेयर होगा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने नमो 11 पॉइंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। विच गवर्नमेंट अंडरटेक्स पायलट प्रोजेक्ट ऑफ रेसिड्यू फ्री बासमती राइस? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। आप सोचिए, वैसे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज तो आपको दिख ही रही है कि ये कौन है। तो जी हाँ, ये है पंजाब के सीएम भगवंत मान जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। पंजाब गवर्नमेंट ने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके तहत जो बासमती राइस है उसको रेसिड्यू फ्री बनाया जाएगा, ठीक है। और ये क्यों किया गया है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों आपको पता ही होगा, जो कि फर्टिलाइजर फ्री होती है, पेस्टिसाइड फ्री होती है, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो ये तो हमें स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया या फिर वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया जो पढ़ना था, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऑल्सो इज अबाउट दिस राइस, ठीक है। अब मैं राइस के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइस इज अ खारिफ क्रॉप। आपको पता है कि 3 तरीके के क्रॉप्स होते हैं, एक होता है खारिफ, एक होता है राबी और एक होता है जायद। सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं सो करने के, हार्वेस्ट करने के, डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, ठीक है। हर एक डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स के, जिनमें से एक होता है खारिफ और खारिफ में ही राइस इंक्लूडेड है, मींस राइस इज अ खारिफ क्रॉप। अब इसको सो कब किया जाता है? तो इसको सो किया जाता है इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई। इन द मंथ ऑफ जून टू जुलाई खारिफ क्रॉप को सो किया जाता है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, कौन से मंथ में किया जाता है? तो वो है सितंबर टू अक्टूबर, जो अभी ये मंथ चल रहा है ना, इसमें इसकी हार्वेस्टिंग होगी राइस क्रॉप की, ठीक है। और इसके बारे में और बता दूं कि विच इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट पे है वेस्ट बंगाल। अगर लार्जेस्ट है तो ऑब्वियसली वन ऑप्शन इज देयर, वेस्ट बंगाल। अगर ये सीक्वेंस वाइज पूछ ले तो फर्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, देन पंजाब, ठीक है। ये 4 स्टेट हैं सीक्वेंस वाइज जहां पे राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। सबसे ज्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश और फिर पंजाब। चौथे नंबर पे है पंजाब, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे है राइस प्रोडक्शन में, ठीक है। और फर्स्ट पे है चाइना, एज यूजुअल। चाइना राइस प्रोडक्शन में हमेशा फर्स्ट नंबर पे रहता है। तो सेकंड पे है इंडिया, फर्स्ट पे है चाइना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो विच स्टेट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ इंडिया? सो इट इज छत्तीसगढ़, not West Bengal, not Uttar Pradesh, but it's Chhattisgarh, which is known as Rice Bowl of India. Okay? चल, what is D360?
बताओ, जो भी बच्चे सीडीएस की एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके ऑप्शंस हैं मिसाइल, एयरक्राफ्ट, शिप या फिर गन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मींस B360 इज एन एयरक्राफ्ट। ओके। और अभी रिसेंटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2 न्यू B360 एयरक्राफ्ट को ऐड किया है जो कि वेल इक्विप्ड है। ठीक है, मतलब ये जो B360 है ना, ये एयरक्राफ्ट 2 हैं, पहले तो ये 2 है नंबर में, ये जरूर याद रखना। और ये वेल इक्विप्ड है स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम से। मतलब कि इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी वो काफी एडवांस लेवल की है, इनका जो रेंज होगा वो भी बहुत अच्छा है, तो काफी एडवांस है, वेल इक्विप्ड हैं ये B360। और आपको ये पता होना चाहिए कि हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ऑफ इंडिया। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन इज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको मिनिस्टर को मैं इसलिए बताते चलती हूँ, कोई भी जो क्वेश्चन आता है कि कौन उसके मिनिस्टर हैं, ताकि आपको याद हो सके। ठीक है, बहुत बार मैं बहुत से मिनिस्टर्स जो हैं उनको रिपीट करती रहती हूँ, जिससे एग्रीकल्चर वाला मैंने कल ही रिपीट किया था। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको वो याद हो गया होगा, इसलिए मैंने आज नहीं बताया, कल बताऊंगी, लेकिन एक दिन का तो गैप होना चाहिए ना, ताकि आपको रिवाइज करने का मौका मिल सके, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज इनॉग्रेटेड उड़ान भवन एट सफदरगंज एयरपोर्ट? पहली बार। So where is this airport? Safdarganj. So this airport is in Delhi. Okay. और आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए और सही ऑप्शन बताइए। अगर हो सके कोशिश करिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आपको कुछ सेकंड देती हूँ, आप सोचिए और ट्राई करिए। तो ऑब्वियसली उड़ान भवन है। उड़ान मीन्स सिविल एविएशन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का है ये उड़ान भवन। ओके, ये एक इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेरियस रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, उनके बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वो भी वेरियस, तो कौन कौन सी हैं? तो उनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा DGCA, BCAS, AAIB, AERA, मतलब ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये मेजर एयरपोर्ट ऑपरेटर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि एयरपोर्ट्स पे कोई भी जो कंस्ट्रक्शन होता है या ऑपरेशन होता है उसको देखता है। ATS CNS सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, प्लस एयरपोर्ट की मेंटेनेंस, मतलब जो भी चीजें एयरपोर्ट से रिलेटेड है ना, भले वो कंस्ट्रक्शन हो, ऑपरेशन हो, ATC CNS सर्विसेज हो या फिर एयरपोर्ट का मेंटेनेंस ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें रेगुलेट कौन करता है? वो करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। हु हैज कंडक्टेड ऑपरेशन सजग? ऑप्शन ए आर्मी, ऑप्शन बी नेवी, ऑप्शन सी एयरफोर्स, ऑप्शन डी इंडियन कोस्ट गार्ड। आप जब तक अपना आंसर सोचिए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। अगर आप लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि हम चाहे जितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर हम लिख के याद करते हैं ना तो वो चीजें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। ये मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है अपने साथ भी, कि मैं जितना लिख के याद करती थी उतना ज्यादा मुझे याद होता था,
ओरली मैं भूल जाती थी, वेरी फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं भूल जाती थी, बट रिटन फॉर्म में अगर याद करती थी तो कभी कभी मुझे आंसर्स नहीं याद आते थे पूरे, लेकिन अपने आप पेन चलती थी तो ऐसा लगता था कि हाँ मेरे माइंड में ये फीड है कि हाँ ये आंसर कंटिन्यू ऐसे होगा, इसका ये आंसर होगा। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आप भी याद करना और आप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में आंसर करके। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन सजग जो है उसको कंडक्ट किया है। सीएम श्रमिक कल्याण योजना स्टार्टेड बाय विच स्टेट? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। सोचिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये है अरुणाचल प्रदेश के सीएम, इनका नाम है पेमा खांडू जी। हु इज द सीएम ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ही इज पेमा खांडू। ओके, सो दिस स्कीम इज स्टार्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। और इससे क्या है, मैं आपको इंपॉर्टेंट वो चीज बता दे रही हूँ जो इस स्कीम से आएगी या फिर आ सकती है, वो ये कि अरुणाचल प्रदेश की लेबर फोर्स के लिए ये एक वेलफेयर स्कीम है। श्रमिक मीन्स लेबर, ठीक है, तो ये लेबर फोर्स के लिए स्टेट की एक वेलफेयर स्कीम है जिसको कि स्टार्ट किया गया है। और जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनको इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम से। जिस तरह से आपको पता है कि जो भी लोग काम करते हैं उनको फीमेल का मैं बता रही हूँ, मैटर्निटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा अच्छे से। प्लस अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूँ जिससे कि हमारे क्वेश्चंस आते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। वो ये है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में दिहिंग पास, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो दिहिंग पास अरुणाचल प्रदेश में है, दिहिंग पास जो अरुणाचल प्रदेश में, वहां से ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में ओरिजिनेट होती है वो दिहिंग पास में होते हुए इंडिया में एंट्री लेती है। ठीक है, कौन से पास से ब्रह्मपुत्र इंडिया में एंट्री लेती है? तो वो है दिहिंग पास अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो हैं बमला पास, बॉमडिला पास, चनकन पास, और भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ठीक है, कौन कौन से? बमला पास, बॉम डिला पास और चंकन पास। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एटलस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिल्स भी पाई जाती हैं और उनके नेम्स पूछे जाते हैं कि आप उसको ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो या फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो हिल्स भी हम देख लेते हैं। तो एक है अका हिल्स, एक है डफला हिल्स, एक है मिरी हिल्स, देन मिशमी हिल्स और नामचा बरवा। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? अका हिल्स, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, मिशमी हिल्स और नामचा बरवा। और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो वो है एक नामदफा नेशनल पार्क। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कि नामदफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट्स लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। एंड सेकेंड वन इज मोलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मोलिंग नेशनल पार्क। One is Namdapha National Park and other one is Moling National Park. This Namdapha National Park is also a tiger reserve. ठीक है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि ब्रह्मपुत्र कौन से स्टेट से एंटर होती है, कौन से पास से एंटर होती है, और विच पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और विच हिल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, उसको आप मैच द कॉलम करना होता है। कुछ भी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, विच इज द फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री वेयर मेरी माटी मेरा देश कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड? ऑप्शन ए सासनी, ऑप्शन बी मना, ऑप्शन सी मुरसान
या फिर ऑप्शन डी मेंटो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, अगर आपने सोच लिया होगा, स्पेशली उत्तराखंड के स्टूडेंट्स जो कि यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस लिखा है और उनको ये उम्मीद है कि हो सकता है उनका मेंस बहुत अच्छा हो और वो इंटरव्यू के लिए उनको कॉल आ जाए, तो उनको तो जरूर पता होना चाहिए। अब ज्यादा अगर नहीं पता है तो ज्यादा डीमोटिवेट मत होइए, ऐसा तो होता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माना विलेज। ठीक है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। ये पहला ऐसा विलेज है या पहला ऐसा गांव है जहां पे मेरी माटी मेरा देश कैंपेन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको उत्तराखंड के बारे में और बता देती हूँ। पहले तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वो है पुष्कर सिंह धामी जी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी। और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना स्कीम लॉन्च की थी। ये याद रखिएगा, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने की है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वह है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जिसने सशक्त बहना उत्सव योजना स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has laid the foundation stone of modern khadi new India? ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, केवीआईसी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवीआईसी। ठीक है, केवीआईसी ने 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। कितने? केवीआईसी है साइंड 3 मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स टू प्रमोट खादी प्रोडक्ट्स विथ प्रसार भारती। किसके साथ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? विथ प्रसार भारती, एमबीसीसी इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका एम है खादी प्रोडक्ट्स को यूथ के बीच प्रमोट करना, पॉपुलराइज करना। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि जो हमारे यूथ हैं, मतलब जो हम लोग हैं, मतलब मुझे तो वैसे खादी बहुत पसंद है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं इसके बारे में ज्यादा आइडिया है, लोग नहीं पहनते हैं। तो जो यूथ है उनके बीच में खादी को प्रमोट करना, उनको पॉपुलराइज करना, ये इसका एम है। और उसके साथ साथ ही जो केवीआईसी है, इसको मॉडर्नाइज करना। ठीक है, ये इसका एम है। अब हम आगे इसके बारे में और थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं, जो कि हमें पीआईबी में दी गई है, ताकि आपको सारी चीजें इसके बारे में पता चल जाए। वो ये है कि जो एनबीसीसी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगा? ये केवीआईसी के लिए नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा। क्या करेगा? ये नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा फॉर केवीआईसी। देन डीआईसी, डीआईसी मींस डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन। ये आईटी रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑफर करेगा। मतलब जो भी अगर मान लीजिए कोई दिक्कत होगी जो कि आईटी रिलेटेड होगी, उसको कौन डील करेगा? उसको डील करेगा डिजिटल इंडिया कोऑपरेशन। ठीक है, और डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल के एंकर्स खादी अटायर कैरी करेंगे। मींस खादी के कपड़ों में ड्रेस होकर ऑफिस आएंगे। कौन करेगा? ये डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल के दोनों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। अभी हमने उसको देखा है एमसीक्यू से, अब बारी है फैक्ट्स की। इसमें सबसे पहला फैक्ट है 10th मीटिंग ऑफ जॉइंट कमिटी ऑन डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। मीन्स इंडिया और मलेशिया के बीच 10वीं मीटिंग हुई है एक जॉइंट कमिटी के ऊपर। मतलब ये सारी जो चीजें हैं इनके ऊपर 10वीं मीटिंग हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच। ठीक है, अब मैं मलेशिया से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, तो वो है हरिमो शक्ति। कौन सी है?
हरिमौ, MAU, ठीक है, ये है H, हरिमौ शक्ति। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। अब हम आगे देखते हैं, इरिडा साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो इरिडा के बारे में हम देखते हैं। इरिडा क्या है? ये एक मिनी रत्ना है, जो कि क्या है? ये मिनी रत्ना, पहले ये याद रखो कि ये महारत्ना नहीं है, ये मिनी रत्ना है इरिडा। और ये किसके अंडर आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर इरिडा आती है, ठीक है। और ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब चीजें जो लॉन्च की जाती है, उनकी फाइनेंसिंग करती है। जिस तरीके से अभी इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स को फाइनेंस किया है, तो जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होते हैं, उनको फाइनेंस इरिडा करती है। एक मनी रत्ना है ये। अब हम आगे देखते हैं, फुट केयर यूनिट इज इनॉग्रेटेड by the Secretary of Department of Empowerment of Persons with Disabilities। अभी फुट केयर यूनिट न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है, और इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना वनडे एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको ये सारी चीजें फैक्ट्स में मैं पढ़ाती हूँ। NHAI inks agreement to develop multimodal logistics park at Bengaluru। NHAI ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें कि बेंगलुरु में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गीता मेहता राइटर डाइड रिसेंटली। क्वेश्चन ऐसा आता है कि हु डाइड रिसेंटली? सपोज सारे लिविंग लोग हैं और उसके बीच में आ गई गीता मेहता, सो शी डाइड रिसेंटली। एंड हु वाज शी? शी वाज अ राइटर। देन शांति निकेतन हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसके साथ ही मीन्स शांति निकेतन के साथ ही इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गई हैं। कितनी? 42। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है इसका टैग? तो वो है यूनेस्को। और शांति निकेतन जो है वो 41st है, और होसाला जो अभी हमने देखा था एग्जाम्पल ऑफ होसाला या होसाला टेम्पल्स, वो 42nd है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स वन बाय कार्लोस सेंस जूनियर, ठीक है, मीन्स कार्लोस सेंस जूनियर ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता है। राहुल मिश्रा जो कि एक इंडियन डिजाइनर हैं, इज ऑनर्ड विथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड। इनको ये ऑनर दिया गया है, और ये कौन दिया है? देखिए, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये अवार्ड दिया है फ्रेंच गवर्नमेंट ने, ठीक है। किसने? फ्रेंच गवर्नमेंट ने राहुल मिश्रा को ये अवार्ड दिया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इस वीडियो की PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो PDF जो कि फ्री है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस।